राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी से वो आए और इस विशाल जन समुदाय को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज में और ताकत चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और आप सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रभारी और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में एमएलसी श्री महेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी, हमारे शेषराव यादव जी जिला के अध्यक्ष, कविता पाटीदार जी, दीपक सक्सेना जी हमारे पूर्व मंत्री, कमलेश शाह जी हमारे पूर्व विधायक, चौधरी चंद्रभान जी हमारे पूर्व मंत्री, यहां सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं छिंदवाड़ा की धरती पर आया हूं, इस वीर भूमि पर आया हूं, तो निश्चित रूप से जो वीर गाथाएं मैंने इस क्षेत्र की सुनी है, उन वीर वीरांगनाओं को सबसे पहले तो मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। फिर चाहे आजादी का असहयोग आंदोलन हो या कोई भारत छोड़ो आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ, उसमें छिंदवाड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए आप सबको विशेष नमन, ऐसी वीर धरती को। और मैं जब यहां आया हूं तो रानी दुर्गावती को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और यहां के अस्तित्व को बचा करके रखा है। आज जो आपकी मैं संख्या देख रहा हूं, ये चुनावी सभा है, और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया।
और इस राज्य को बनने में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक आपने विनाश को ना देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णमासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ यह बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। इस तरीके का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आयुष्मान भारत, मैं बार बार उसकी चर्चा करता हूं, और उसके साथ साथ आपने भी अपनी स्कीम को उसमें जोड़ने का काम किया। गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे गंभीर बीमारियों के लिए, ऐसे 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना उनके हेल्थ कवर के लिए व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की। आज कोई गरीब का इलाज से वो वंचित नहीं है। हर तरीके से उसकी गरीबी के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसीलिए गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपने भी उसमें जोड़ा, और 6,000 मोहन जी का भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 12,000 रुपए आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बिना बिचौलिए के सीधे आपके खाते में जा रहा है। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसा खर्च हुआ है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, विकास की अगर मैं बातें आपसे कहने लगूं, मैं सुरक्षा की बात करूं, आपके गांव से निकला हुआ फौजी आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आपके गांव से निकला हुआ फौजी आज वो पुंछ में खड़ा है। आपके यहां से निकला हुआ फौजी उरी में खड़ा है। आपके यहां से निकला हुआ फौजी अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है। वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, 10 साल पहले जब पुंछ में पाकिस्तान गोली चलाता था तो पुंछ के ऑफिसर वहां से नगरोटा को सूचना देते थे, नगरोटा सब सेंटर को, और नगरोटा वहां से चंडी मंदिर को सूचना देता था जो कोर हेडक्वार्टर है, और चंडी मंदिर दिल्ली को सूचना देता था, और दिल्ली से सूचना आती थी अभी रुको, जब तक कहा ना जाए हमें अभी कोई गोली नहीं चलानी है। जिस दिन आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब ऑर्डर यह है कि जहां से गोली चले वही इलाके में गोली उसी तरीके से चला दो और दुश्मन का खात्मा कर दो। इस तरीके से काम चल रहा है। आज सुरक्षा के लिए कभी आपने सोचा था? उरी की घटना घटी और प्रधानमंत्री ने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनकी कमर तोड़ डाली। ये हम लोगों ने देखा। पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी थी। क्या कहा था? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ था और सारे उनके यहां चलने वाले कैंप वो ध्वस्त कर दिए गए थे। इसलिए घर में घुस करके मारने का काम हुआ। मैं आपको 5 साल और 10 साल में किस किस की कहानी सुनाऊं?
ये कोरोना की कहानी अमेरिका तय नहीं कर पाया, यूरोप तय नहीं कर पाया, जापान तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाए कि ना लगाए। इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया, 140 करोड़ की देशवासियों को बचाया और कहा जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए कोरोना से लड़ने के लिए तो फिर कहा जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटा करके हम आगे बढ़े। मित्रों, देश कैसे चलता है कभी आपने देखना कि ये किस तरीके से कोरोना की दवाई बनी। 9 महीने के अंदर इस देश में दवा को आने में 25 साल लगे, 28 साल लगे। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 28 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए, टेटनस की दवाई को भारत में आने में 30 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। और मोदी जी ने पहला कोरोना का केस 20 जनवरी 2020 को आया था और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दे दी। ये भी भारत ने देखा है। और 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन आपको लगी, साथ में बूस्टर लगा, साथ में 100 देशों को दवाई वैक्सीन मैत्री के तहत पहुंचाया गया और साथ में 48 देशों को मोदी जी ने मुफ्त में दवा दी, मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये तरीका रहा। लेकिन मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा आपको इंडिया अलायंस के बारे में। यही नेता थे जो बोलते थे भारत का टीका ठीक नहीं है, इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ है, ये तो मोदी टीका है, इससे जान नहीं बचेगी। कहते थे कि नहीं कहते थे? आपको गुमराह किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? आज जो आपसे वोट मांगने आए हैं, इन सब ने हमारे इंडिया की वैक्सीन के बारे में शंकाएं खड़ी की थी कि नहीं की थी? और कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, और बाद में चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया मोदी टीका। और मेरे को मिले संसद में, मैंने कहा ट्वीट नहीं किया तूने? वैसे तो तू हर बात की ट्वीट करता है, अब जब टीका लगा तो ट्वीट नहीं किया। मैंने कहा कैसा लगा तेरे को मोदी टीका? ठीक लगा? अब 2019 तारीख को फिर से मोदी टीका लगेगा, यह भी आपने ध्यान रखना। और 400 पार हम करेंगे, इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस मैंने आपके सामने लंबी गाथा विकास की आपके सामने रखी है। बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं को नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? युवाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए कि विकास में रेल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? ग्रामीण सड़क बनी है कि नहीं बनी है? हर तरीके से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अब दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हताशा में हैं, बौखला गए हैं, हार निश्चित सामने दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये घमंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस किस बात का अलायंस है? ये 2 बातों का अलायंस है, 2 बातों का। एक अलायंस है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा और बाद में चूरू में भी उसको दोहराया है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से मुहिम चलाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। इस तरीके का बात कही। दूसरा, ये सारे घमंडिया अलायंस वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हैं, इनको परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं,
आप बताइए, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अबरक का घोटाला किया था कि नहीं किया था? देखो, आप बताइए, इन्होंने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा। चारों लोक में, तीनों लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए, मुलायम सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने चारा घोटाला किया है कि नहीं किया है? वो मवेशियों का चारा खा गया, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के सरकार ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उनके पास 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर के भर्ती के घोटाले में घोटाला किया कि नहीं किया? भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने गाय के तस्करी में घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने रोज वैली घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, जेएमएम ने जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर घोटाला किया कि नहीं किया? और आप बताइए, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और रिकॉर्ड छिंदवाड़ा के अपने स्वाभिमान का, छिंदवाड़ा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है कि हमारी पार्टी पे, माननीय अध्यक्ष जी आपका वंदन है, अभिनंदन है, जोरदार ताली बजाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। माननीय नड्डा जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और एक नए हमारे बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम आपकी और आप हमारी एक लड़ाई है। आज तक छिंदवाड़ा के बच्चे को, यहाँ के व्यक्ति को सांसद क्यों नहीं बनने देना, ये बाहरी और अंदरी, हमारा या बाहर का, आज तक जितने सांसद बने बाहर के बने, तो ये हमारी लड़ाई में माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ने समय दे करके इस बात को सिद्ध किया है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए बजाइए, अभिनंदन करिए और संकल्प करिए। आपके नेतृत्व में पूरे मंच के लिए, समय की कमी है, बंटी भाई हमारे प्रतीक हैं, लेकिन बंटी अकेला नहीं है। बंटी के पीछे छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा है जो सब तय कर रहे हैं कि अब की बार और अब की बार छिंदवाड़ा पार, अब की बार ये आपकी मेहनत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदीमय हुआ है, 2014 में 27, 2019 में 28, एकमात्र ये हमारे पे टीका लगा हुआ था, अब की बार वो टीका कमल के टीके में बदल रहा है। ये हम सब संकल्प कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, छिंदवाड़ा के अंदर जो जो आप मांग रहे हो, लगातार विकास के मामले में छिंदवाड़ा के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश सरकार माननीय नड्डा जी के माध्यम से लगातार वो पूरे कर रही है। आने वाले समय में बड़ा एयरपोर्ट बनाना, बड़े कारखाने खोलना, जो जो छिंदवाड़ा के लिए विकास के लिए जरूरी होगा वो सब हम देंगे।
और तो और सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट का एक दरवाजा खोल करके अपने माध्यम से यहाँ पर्यटन की भी बड़ी संभावना खुलेगी, ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिले। और ये कहने वाले क्या कहते हैं, क्या नोट बांट करके जीतना चाहोगे? आप 45 साल से यहाँ क्या कह रहे थे, हम तपस्या कर रहे हैं। अरे 45 साल से आप तपस्या नहीं कर रहे हो, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। समस्या, यहाँ के व्यक्ति को सांसद नहीं बनने देना चाहते हो, एक परिवार में सिमट लिया। हमारी इस लड़ाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माननीय कैलाश जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो लगातार आपके बीच में हैं। हमारे प्रभारी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, महेंद्र सिंह जी के लिए। और भाई साहब, ये पूरा मंच तय कर चुका है। आने वाले समय में दीपक जी ने सही कहा है, दीपक जी ने बहुत छोटे शब्दों में, जोरदार ताली बजाओ, दीपक जी ने एक बात कही है। और क्या चौधरी चंद्रभान सिंह जी, जोरदार ताली बजाओ चंद्रभान सिंह जी के लिए, हमारे रमेश दुबे जी के लिए। यहां से लेके वहां तक भाजपा ने पूरी ताकत झोंक करके इकट्ठे होकर संदेश दिया है कि अब हमने सबने तय कर लिया है, छिंदवाड़ा में कमल खिल के रहेगा, खिल के रहेगा, खिल के रहेगा। बहुत